अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शृणोति ही। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गोचर विशेष कार्यक्रम में। अगस्त का महीना और शनिदेव का मीन राशि में रहना क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही गुम्फित स्वर में आपसे इस विषय पर ही बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शनिदेव जो होते हैं वो आत्मिक और अनात्मिक संबंधों के मेल कराने में पुल का काम करते हैं। अगर बहुत गंभीरता से समझें तो आप जो आज वर्तमान में कर रहे हैं और जो वर्तमान में आप कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या फल मिलने वाला है, इन दोनों के बीच का जो साम्य स्थापित करना होता है, ये शनिदेव का काम है। क्या कहा? शनिदेव को अनुशासित ग्रह कहा गया। आज अगर अनुशासित होकर के कर्म पे फोकस कर लेंगे तो भविष्य का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। तो क्या कहा? पराक्रम का संबंध परिणाम से होना, आत्मा का संबंध परमात्मा से होना। आपका पराक्रम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है कि नहीं है, या हो रहा है कि नहीं, है ना। ये जहां पे जो ग्रह जिसके द्वारा इसका विचार किया जाता है उसको यहां से देखा जाता है, या उसका विचार शनिदेव से किया जाता है। आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। एक बात और भी है कि मैं जो आप लोगों से ये श्लोक का अर्थ बताता हूं वो वस्तुतः क्या है। ये कथा नहीं है। जो हम शिवपुराण की बात करते हैं, कथा तो कथावाचक करते हैं। जो प्रणेता हैं, जो पुरोधा हैं, जो जानकार हैं, जो कथाओं को पूरा शुरू से लेकर आरंभ तक मैं तो बड़ा सामान्य सा बालक भी नहीं हूं। हम लोग भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, लीलाओं की चर्चा करते हैं। इसे आप सत्संग कह सकते हैं कि भाई कार्यक्रम का एक जो 20 मिनट का कार्यक्रम बना, 10 मिनट का कार्यक्रम बना, उसमें से 1-2 मिनट अपने भगवान के लीलाओं का चिंतन कर लिया। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्लोक पढ़ता हूं और उसका अर्थ बताता हूं ताकि कार्यक्रम सफल हो, है ना। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। और अगर आप जिन जिन शहरों में मेरा आना हो रहा है वहां अगर आकर मिलना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिए। शुरू करते हैं आज की यात्रा। अब यहां से शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा कार्यक्रम बनाऊंगा, बहुत विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि पहले ही विलंब बहुत ज़्यादा हो गया है आज कार्यक्रम शूट करने में। मेष वालों को अपने व्यय पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपका पराक्रम आपके परिणाम से, या परिणाम जितना आपने कोशिश किया है, जितनी आप अपेक्षा रखते हैं अपने जीवन में, उतना आप कर रहे हैं कि नहीं। तो मेष वालों को यह ध्यान रखना है। वृष लग्न की कुंडली के लिए चूंकि वो अच्छे भाव के स्वामी होते हैं तो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए विवाह, संतान, भाग्य लाभ, तीर्थ यात्रा, धर्म की यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति, श्रेष्ठ लाभ, पद का लाभ, ये देने वाले होंगे। वृष लग्न की कुंडली के लिए चूंकि वो योग कारक होते हैं, इस वजह से उनका, और चूंकि क्या है कि मेष राशि वाले पे अभी 7.5 भी चल रही है तो यहां भी थोड़ी बहुत संकट की बात है। लेकिन वृष वालों पर तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का आपकी राशि से 11वें भाव में जाना आपके यश और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा। मिथुन वालों में क्या है? मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अष्टम के साथ 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं।
अष्टम के साथ नवम भाव के स्वामी होने से मिश्रित परिणाम करेंगे। मतलब हमें हमारे कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। और चूंकि वो आपकी राशि से दसम स्थान में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से उसका सबसे ज्यादा फोकस आपको इस बात पे भी बनाना होगा कि आपके घर का वातावरण कैसा है, आपने अपने घर के वातावरण को कितना बेहतर बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर का काम आप घर पे ला रहे हैं और उस कारण से आपका वातावरण घर का खराब हो रहा है ना। तो मिथुन वालों को यहां ध्यान, कंसंट्रेशन का भाव होता है जन्म कुंडली का 8वां भाव। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पे दो बात होगी, और एक ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत है कि ग्रह अगर सम संख्या की राशि में गोचर कर रहा होता है तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है। इस आधार पर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए वो नवम भाव अर्थात धर्म का फल ज्यादा करेंगे। मतलब धर्म और भाग्य के बीच से व्यक्ति का मार्ग निकलेगा। कर्क वालों के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण मारक हो जाते हैं। दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध, आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य, उठने के साथ ही जो निगेटिविटी आ जाए ना तो नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इनिशियल जो स्टेप आप ले रहे हैं उस पे आपको फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। दिन खराब ना हो, वक्त खराब नहीं बीतना चाहिए, एकदम बिल्कुल साध करके रखिए, पकड़ के रखिए, कंट्रोल करिए। क्योंकि अगर आरंभ गड़बड़ हुआ तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमें यहां कर्क राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। समझ में आई बात? सिंह वाले में ये होते हैं 6वें और 7वें भाव के स्वामी। तो सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए नौकरी भाव के स्वामी है, और आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन का जो भाव है, गूढ़ ज्ञान का जो भाव है, जिसे आप नहीं जानते, जानने की कोशिश करते हैं, तो जानने की कोशिश और आपका पराक्रम, परीक्षा का परिणाम, जिसको पा करके आप खुश हो जाएं, तो सिंह वालों को पराक्रम के परिणाम को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार कंसंट्रेट करना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अभी सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें, उसमें कोई अनुशासनहीनता इनको बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद सिंह के बाद कन्या वालों के लिए पंचम के साथ साथ 6वें भाव के स्वामी होते हैं नौकरी। आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं, इसमें उलझना नहीं है, उसको स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। कार्य जो कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई छोटी से अवरोध से आपको घबराना, परेशान होना नहीं चाहिए। उसको लगातार मेंटेन करके आगे बढ़ते रहिए, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक एक लाइन की बात कर रहा हूं, समझदार हैं आप, समझ रहे होंगे। तुला वालों के लिए ये योग कारक होते हैं, मतलब चतुर्थ के साथ पंचम भाव के स्वामी। अब इस अवस्था में आपकी राशि से वो 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पापक ग्रह का 6वें भाव में गोचर करना बड़ा ही श्रेष्ठ और सर्वांगीण, बड़ा ही शुद्ध परिणाम देता है। आयु की वृद्धि, यश का मान, नौकरी को समझने की ताकत, परिस्थिति को समझने की जो स्थिति होती है, प्राबल्यता होती है, वो तुला वालों की बढ़ने वाली है। वैसे भी पापक ग्रह का 6वें भाव से गोचर करना अच्छा ही माना जाता है। इस आधार पर तुला वालों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम का मौसम है। मतलब क्या है कि यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, पदांतरण हो, प्रमोशन हो, समझने की शक्ति बढ़े, वाक चातुर्य बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, ये सारा तुला वालों को देखने को मिलेगा। वृश्चिक बहुत अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, चतुर्थेश होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। इस वजह से कई बार इन्हें यहां मेहनत करते हुए देखा जाता है। वृश्चिक वालों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, प्रेम संबंधों पे ध्यान रखना है। क्रेडिट गोज टू आपको जाना चाहिए तो किसी दूसरे को चला गया, इससे घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, इंतजार करेंगे दशा के बदलने का, वक्त के बदलने का। दूसरा, आपके वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छे भाव के स्वामी होने के साथ तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें नेष्ट भाव मिल जाता है। इस वजह से कई बार वो मन मुताबिक परिणाम नहीं करते हैं। अगर हमने इस बात को समझ लिया कि पराक्रम का परिणाम हमें नहीं मिला, हमने बैलेंस कर लिया, तो हमारा काम हो गया। समझदारी विकसित करनी है, चीजों को समझिए, वक्त को समझने की आवश्यकता है और
धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। एक लाइन की बात खत्म। धनु वालों के लिए आपकी राशि से द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव के स्वामी कुटुंब के साथ संबंध खराब ना हो, वाणी में कठोरता ना हो, जिदपन ना आए, रिजिड मानसिकता के आप ना हो जाएं, बहुत कड़वा या गंभीर बोलकर के सामने वाले को कोई बुरा प्रभाव में ना आप डाल दें, इसका ध्यान रखना होगा। धनु वालों को अपने पराक्रम के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, चुपचाप करते जाइए, जो होगा उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली के लिए शनिदेव बहुत अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते। क्या कहा? सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान तो मारक होता ही है, द्वितीय भाव भी मारक होता है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक तृतीय भाव का दोष मारक का लग जाता है। तो जैसे धनु राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होकर मारक हो जाते हैं और मकर राशि के लिए तीसरे भाव से यात्रा कर रहे हैं, तो धनु और मकर इन दोनों राशियों के जातकों को धर्म, पूजा पाठ, कम्युनिकेशन, भाग्य का लाभ, पति पत्नी के बीच का प्रेम संबंध, भविष्य को समझने की शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? मतलब हमें धनु वालों के लिए निवेश करने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले, कोई प्रपोजल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने से पहले विचार करना होगा। ठीक क्या कहा? मकर वालों के लिए रणनीति का जो आरंभ आप कर रहे हैं, किसी कार्य के आरंभ पे आपको फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। आरंभ अगर बढ़िया हुआ तो अंत निश्चित रूप से परिणाम देने वाला होता है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक एक रास्ता के साथ मकर राशि वालों को मेहनत करने की आवश्यकता है। कुंभ, विचारों में कठोरता ना आए, वाणी में मलिन जो है वो ना कृपणता ना आए, आपकी वाणी से कोई खुश हो, अप्रसन्न ना हो। परिणाम के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए कि मिलेगा, भले विलंब हो रहा है। कुंभ वालों के जीवन में ना अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे, अचानक से बहुत सारा प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा, नौकरी के योग बदलने वाले भी आएंगे, धनागमन के नए सिरे से कई सारे स्रोत भी एक्टिवेट होने वाले हैं। कुंभ वालों के लिए तो सारा ध्यान ही शनिदेव का आपको धन देने पे लगा हुआ है, आपके रिसर्च को और बेहतर करने का है, आपके कंसंट्रेशन को और भी ज्यादा गाढ़ापन देने वाला है। कुंभ वालों को लाभ दे सकते हैं। अंतिम बात मीन की करते हैं। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए तो 7.5 का प्रबल टाइम है, ये पीक पे है। इस वजह से आप रिसर्च में टाइम दीजिए, फोकस बढ़ाइए और निरंतरता पे ध्यान दीजिए। अनुशासित ही रह करके हमें काम करना है। हम किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखेंगे, सामने वाले के प्रति भी अपना अच्छा भाव रखते हुए उसको सही सलाह देते हुए आगे बढ़ेंगे। आपसे किसी का नुकसान न हो जाए, आपके पद और प्रतिष्ठा की हानि न हो जाए, आपकी एक छोटी सी सलाह सामने वाले का नुकसान न कर दे, इसका ध्यान रखना होगा। भगवान, एक बात बताता हूं, मैं जो ये आप लोगों के सामने कार्यक्रम बना रहा हूं, चौथी बार बना रहा हूं। एक बार 25 मिनट का बनाया था, एक बार 15 मिनट का बनाया था, उसके बाद अब ये देखिए पता नहीं कितना, इसलिए देखिए मोबाइल मैंने ऑफ कर दिया है। इतने फोन आ रहे थे कि बार बार तार टूट जा रहा था। अब आप जब कार्यक्रम बनाने बैठे हैं तो अब इसमें समस्या ये है कि मैं कैमरे से मोबाइल को कनेक्ट करता हूं, खुद हैंडल करता हूं। इस वजह से आप लोग देखते होंगे मैं बार बार मोबाइल में देखता हूं कितने मिनट का कार्यक्रम बना। अब मोबाइल ऑन रहे तो इतना फोन है कि माथा खराब हो जाए, इस वजह से मोबाइल ऑफ कर दिया। मुझे पता नहीं कि इतने मिनट का कार्यक्रम बना है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। देवी मैया पूछती हैं सती मैया भगवान राम से कि आप भगवान भोलेनाथ के आराध्य कैसे हो गए। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे अपनी गौशाला में, जो शुद्ध स्थान होता है, वहां पे एक बड़ा ही विस्तृत विश्वकर्मा को बुला करके एक महल बनवाया। उस महल में एक सिंहासन बनाया और सबको बुलाया। ब्रह्मा जी के सारे पुत्र, मानस पुत्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, देवता और सभी प्रकार के जितने भी जीव होते हैं, सबको जो उनके क्षेत्र में आते हैं सबको बुलाया। मुझे भी बुलाया और मुझे उस सिंहासन पे बिठाया जो छत्र और चमर से सुसज्जित था, कहते ना, विभूषित था, सुसज्जित था।
मेरा अभिषेक किया, विभिन्न प्रकार के घड़ों से जिसमें सुगंधित पदार्थ भरे थे, मेरा अभिषेक किया और सभी देवताओं के सामने कहा, देखो क्या कहा कि मम वंद्यः स्वयं विष्णुर, ये मेरे भी वंदनीय होंगे। ब्रह्मा जी से भी कहा ये तुम्हारे लिए भी वंदनीय होंगे, देवताओं से कहा ये तुम्हारे लिए भी वंदनीय होंगे, समस्त लोकों के लिए मैं आज से भगवान विष्णु को वंदनीय बनाता हूं। साक्षात मैं तीनों लोकों का स्वामी इनकी वंदना करूंगा। तभी से मैं उनके लिए, महादेव के लिए वंदनीय हो गया और मेरे लिए तो वो वंदनीय है ही। ये बात सती मैया ने पूछा था, भगवान राम ने उन्हें बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी नए विशेष कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।